हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे जगत मोनेरा का वर्गीकरण एवं प्रमुख लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया कैसे मोनेरा जगत में रहने के काबिल है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि वो जगत मोनेरा में क्यों अपना स्थान ग्रहण कर पाया। ठीक है, उसके हमने सामान्य लक्षण हमने पहले जीवाणुओं के बारे में बात की, फिर उसके सामान्य लक्षण जो उसकी क्या क्या क्वालिटियाँ थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। फिर भी जो बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, हमने बताया कि इसकी जो खोज है वो ल्यूवेनहॉफ साहब ने दांतों की मैल में किया था उन्होंने। और हमने बताया था कि वैज्ञानिक थे एरेनबर्ग साहब थे जिन्होंने बैक्टीरिया नाम की खोज की थी। ठीक है, इतना हमने आप लोगों को ये सब चीज़ें बताई थी। और हमने बताया था कि जो ल्यूवेनहॉफ साहब हैं, इनको जीव विज्ञान जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हमने बताया कि जो जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, जो कि उनका वास स्थान बताया कि ये जल, थल, ठीक है, या वायु में पाए जाते हैं, या किसी वस्तुओं पर भी ये ये अपना ग्रोथ कर सकते हैं, या दांतों की जो लार होती है उनमें भी ये जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। और हमने बताया कि इनके ऊपर टेम्परेचर का जो है ये काफ़ी अधिक टेम्परेचर तक सह लेते हैं, 80 सेल्सियस टेम्परेचर तक भी ये जीवित रह सकते हैं। और हमने बताया कि इनमें गुणसूत्र जो है नहीं पाए जाते हैं, पर जो है गुणसूत्र ना पाए जाने के नहीं पाए जाते हैं, परंतु इनमें जो है डीएनए जो है उपस्थित होता है। तो ये सारी बातें जो हुई थी, आज हम लोग बात करेंगे जीवाणुओं के आकार के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जीवाणुओं के आकार के बारे में। तो जीवाणु के आकार के बारे में बात हम लोग आज करेंगे। तो जीवाणु बेटा कैसे होते हैं, हमने पहले ही बताया। जीवाणु जो है अति सूक्ष्म होते हैं। जो जीवाणु हैं, तो जीवाणु के बारे में हमने बताया ये अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं और प्रायः साधारण होते हैं। ठीक है, ये अति सूक्ष्म और साधारण जीव होते हैं। ठीक है, कैसे जीव होते हैं? साधारण जीव होते हैं। ठीक है, साधारण। ठीक, पहला पॉइंट हमने बता दिया आपको, ये कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म साधारण जीव होते हैं। ठीक है, प्रायः ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं भैया? एक कोशिकीय, सिंगल सेल के होते हैं। परंतु कभी कभी इनकी कोशिकाओं में वृद्धि भी हो जाती है। वृद्धि का मतलब कभी कभी इनकी एक कोशिका से 20 कोशिकाओं तक भी जो बैक्टीरिया
जो है उनके अंदर कोशिकाएं देखी गई हैं। परंतु मुख्यतः जो जीवाणु हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। कभी कभी रेयर कंडीशन ऐसी होती है जब इनकी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और वो नियर अबाउट 20 कोशिकाओं तक पहुंच पाते हैं। 20 मतलब कि इनमें कोशिकाएं जो होती हैं वो ये एक कोशिकीय है, मतलब इनमें जो है सिंगल सेल पाई जाती है। पर कभी कभी ऐसी कंडीशन कुछ हो सकती हैं कि इनमें 20 कोशिकाएं भी पाई जाएं, पर इनको हम लोग एक कोशिकीय में ही रखते हैं, मतलब ये एक कोशिकीय प्राणी है। इसका मतलब इनका जो जीवन है वो सिंगल सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, एक कोशिकीय जीव कहा गया है। ये अति सूक्ष्म साधारण जीव होते हैं जो पाए कहाँ पे जाते हैं, जल, ठीक है। अपने पहले भी लेक्चर में बताया, जल, थल और दांतों की मैलों में, वायु में, ठीक है। तो ये सब जो है जल, थल, वायु ना, दांत की मैल में या कोई गंदा पानी हो या गंदगी के स्थानों पर भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम इनकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो लंबाई है, बैक्टीरिया की जो लंबाई है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इनकी जो लंबाई है वो 2 से 5 माइक्रोन होती है। जीवाणुओं की जो लंबाई है, लंबाई इनकी 2 से 5 माइक्रोन होती है, ठीक है। तो जो जीवाणुओं की जो लंबाई है वो 2 से 5 माइक्रोन होती है। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई 60 माइक्रोन तक जाती है। मतलब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो प्रायः जीवाणु जो हैं उनकी जो लंबाई है वो 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। पर कुछ ऐसे हैं जिनकी जो लंबाई है, जिनकी लंबाई 60 म्यू या 60 माइक्रोन तक होती है। तो अभी तक हमने जितना भी जाना कि जो बैक्टीरिया है इसके फादर कौन है, तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो लीवेनहॉक साहब हैं। और हमने बताया कि ये जल, थल, वायु ना सभी जगह व्याप्त होते हैं, अर्थात ये सर्वव्यापी कहलाते हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब काफी माइक्रो साइज होता है इनका, साधारण होते हैं, ठीक है। काफी छोटे और साधारण इनकी जो स्ट्रक्चर है होता है। और जो इनकी लंबाई है अभी हमने बताया कि 2 से 5 माइक्रोन तक होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 60 माइक्रोन तक भी होते हैं। ठीक, तो ये जो है 2 से 5 माइक्रोन या कभी कभी जो है इनको देखा गया है कि ये 60 माइक्रोन तक भी हो सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कि अब बात आती है कि सबसे छोटे मतलब सबसे छोटे बैक्टीरिया की कितनी लंबाई होती है। तो जो सबसे छोटे बैक्टीरिया जो हैं अभी तक जो देखे गए हैं वो डाइलिस्टर न्यूमोसिंटीज नामक एक बैक्टीरिया है, ठीक है। डाइलिस्टर न्यूमोसिंटीज नामक एक बैक्टीरिया है जिसकी लंबाई जो है 0.15 से 0.3 माइक्रोन मापी गई है, ठीक है, या पाया गया है। तो 0.15 से 0.3 माइक्रोन का होता है डाइलिस्टर न्यूमोसिंटीज, जो कि सबसे छोटा होता है ये, ठीक है। छोटा
जीवाणु है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जीवाणु का अब शेप हम लोग जानेंगे कि जैसे आकार है, जो शेप है वो कैसा होता है। तो जीवाणु जो है मुख्यतः जो इनका आकार है वो गोल होता है, गोल। ठीक है, सर्पिलाकार, अंडाकार ना, ऐसे या कामा के आकार का भी होता है। तो ये ज्यादातर गोल, फिर कामा के आकार के भी होते हैं, कामा के आकार के भी होते हैं। ठीक है, और दंडाकार होते हैं या दंडाणु कह सकते हैं। तो दंडाणु का मतलब होता है दंडाकार, मतलब डंडा तो आप समझते हैं ऐसे ना, तो दंडाकार। और सर्पिलाकृत भी होता है, सर्पिला। ठीक है, या सर्पिला आकार का होता है, या इसे हम कह सकते हैं सर्प के जैसा भी होता है। तो सर्पिला, ठीक है, सर्पिला कृति का होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने जो जाना अभी तक कि जो जीवाणु हैं ये अति सूक्ष्म साधारण जीव होते हैं। इनकी लंबाई हमने बताया कि 2 से 5 माइक्रोन तक होती है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी साइज 60 माइक्रोन तक भी हो सकती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जिनको बताया गया डायलिस्टर न्यूमोसिंटीज नामक एक बैक्टीरिया है, जिसकी लंबाई 0.15 से 0.3 माइक्रोन होती है, जो कि सबसे छोटा जीवाणु होता है। जीवाणु का आकार जो है गोल, कामा के आकार का, दंडाणु, सर्पिलाकृतिक होता है। मतलब गोल, समझ रहे हैं ना, गोल ऐसे गोल होगा, या कामा के आकार का मतलब ऐसे शेप होगा इसका, दंडाणु मतलब डंडे जैसा, और सर्पिलाकार ये हो गया। और ऐसे ही इनकी जो है आकृतियां होती हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु जो हैं उनके शेप होते हैं। इनका शेप इक्वल नहीं रहता कि सभी जो है इक्वल होंगे, तो जो विभिन्न प्रकार के रोगों में इनका जो शेप भी वो जो है अलग अलग होगा। अब इनकी जो है जीवाणुओं की संरचना के बारे में जानते हैं। तो इनकी संरचना क्या है, तो हम लोग जैसा कि जानते ही हैं कि ये काफी कैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से संरचना नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि अति सूक्ष्म होने के कारण इनकी जो संरचना है काफी अच्छी तरीके से वैज्ञानिकों ने इस पे काफी शोध किए, पर अच्छे से इनकी जो है संरचना के बारे में कोई उल्लेख ये लोग नहीं कर पाए, और जगह जगह पर आपस में वैज्ञानिकों में विवाद रहा। फिर जो भी वैज्ञानिक लोग जो भी बताते हैं हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं और उन्हीं बातों को हम लोग बताते हैं। तो जीवाणु की संरचना के बारे में, तो बेटा जीवाणु जो हैं हम लोग जानते ही हैं कि ये अति सूक्ष्म हैं। ठीक है, जिनके कारण
इनकी जो है इनके ऊपर जो स्टडी हुई वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रोन होते हैं, अर्थात इनकी जो मापदंड है उसको माइक्रोन में मापा जाता है, जो कि काफ़ी सूक्ष्म यूनिट है मापदंड की। तो जीवाणु अति सूक्ष्म होने के कारण इनकी संरचना के बारे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा, पर जैसा भी वैज्ञानिकों ने बताया है वैसी बातें हम लोग करते हैं। आज भी इसके कुछ भागों की जो प्रकृति है, ठीक है, वो विवादों से घिरी हुई है। जीवाणु कोशिका भित्त से घिरा रहता है। जीवाणुओं में क्या होती है क्वालिटी, ये जो है कोशिका भित्त से घिरा रहता है, जो कि पॉलीसेकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। मतलब जीवाणुओं का कोई शेप तो होता नहीं है कि कैसे होगा, तो ये गोल भी होता है, अंडाकार भी होता है, दंडाणु का होता है, सर्पिलाकार होता है। तो हमने माना गोल, तो गोल है, तो इसके ऊपर जो है जो बाह्य लेयर है उस पर क्या होती है, कोशिका भित्त भी होती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा उस पर कोशिका भित्त होगी, जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई थी, पॉलीसेकेराइड, ठीक, और प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और किसकी बनी हुई होगी, लिपिड्स की बनी हुई होगी, ठीक है, लिपिड्स, ठीक। तो जो इनकी जो कोशिका भित्त है वो पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, तथा इनकी जो कोशिका भित्त के अंदर जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य कैसा पदार्थ है, एक लिक्विड पदार्थ है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोशिका भित्त है उसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। कहाँ, तो है, ठीक है। तो जीव द्रव्य जो है होता है, जो बाहर की ओर जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है, तथा यह फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो जो जीव द्रव्य की जो कला है वो किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। और जीवाणुओं में जो है हमने बताया था कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तथा इनमें डीएनए भी पाया जाता है। एक अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या, मगर गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इक्वालिटी क्या है, जीवाणुओं में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, पर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। मतलब जो जीवाणु हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक ना होकर वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो है केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो जीवाणुओं में केंद्रक क्या है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। तो
बच्चों आज तक दोनों लेक्चर में हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा। आज पहले हम लोगों ने पढ़ा जीवाणु क्या हैं, फिर उनके सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी आप लोगों ने प्राप्त की, फिर जीवाणुओं के आकार के बारे में बात हुई और फिर उसके बाद जीवाणुओं की कोशिका संरचना के बारे में बात हुई। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है, मतलब ये कैसे हम लोगों के लिए सहायक हैं, कैसे ये हम लोगों के लिए मतलब हानिकारक हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आगे लेक्चर में चर्चाएं होंगी। ठीक बच्चों, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो पहला लेक्चर देखिए, फिर उसके बाद दूसरा देखिए, तो इस तरीके से देखेंगे तो बातें जो हैं अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।